हाय गाइस, क्या हाल चाल। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस एसे नंबर 250 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, हम लोग मई 2025 एग्जाम तक के सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। मतलब कंप्लीट आईसीए स्टडी मटेरियल मई 2024 से मई 2025 ऑल आईटीपी, ऑल एमटीपी, ऑल पास्ट ईयर एग्जाम। तो मतलब जब भी आपका एग्जाम है, आप मई 25 के बाद वाले आरटीपी एमटीपी और एग्जाम के क्वेश्चन देख लेना। बाकी सब कुछ हम यहाँ कवर करने वाले हैं। चलिए जी, आ जाओ जी, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि मई 24 एग्जाम का ही है, फटाफट से आप सब लोग रीड कीजिएगा, ठीक है। ऐसे 250 का क्वेश्चन है और इन क्वेश्चन बैंक की वीडियो को मैं सेपरेटली यूट्यूब पे भी डाल रहा हूँ, देखना जी। टीपी लिमिटेड इज ए लिस्टेड कंपनी एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ किड्स गारमेंट। आराम से पढ़ना, कोई जल्दबाजी नहीं है। अंडर द ब्रांड नेम ऑफ एम आर एन एसोसिएट, a firm of chartered accountant are appointed as a statutory auditor of the company for the year 23-24। एक listed company है, उसके आप auditor हो। CAR is looking after the audit of the company. During audit, CAR observe that there are number of notices received from GST department and income tax department for various issues. Further, during the plant visit, CAR observed that few child laborers are engaged in some of the activity. In response to the observation made by CAR, followed the procedure as envisaged in essay 250 के procedures लगाए, consideration of law and regulation in audit of financial statement. According to CAR, the provision of essay 250 and the provision of NOCLAR, non-compliance with law and regulation, अंडर रिवाइज कोड ऑफ एथिक्स आर वन एंड द सेम। सीआर को लगता है कि नो क्लार और ऐसे 250 की रिक्वायरमेंट जो है वो दोनों सेम है। डू यू एग्री? इफ नॉट, गिव योर कमेंट। आप कमेंट दीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन था बेटा। मैं आपको ना साथ साथ ये भी बताता हुआ चलूंगा इन क्वेश्चन बैंक की वीडियो में कि आंसर को प्रेजेंट कैसे करना है। तो आई होप आपको क्वेश्चन तो समझ आ गया हो। क्वेश्चन क्या है सर? सर डिफरेंस बिटवीन ऐसे 250 एंड नो क्लार लिखना है। लेकिन बेटा जो क्वेश्चन आया है वो एक केस स्टडी की फॉर्मेट में आया है। जो क्वेश्चन आपका दिया है वो एक केस स्टडी फॉर्मेट में दिया है। तो अब आप बताओ कि आप बुक के डायरेक्टली 4 पॉइंट लिख दोगे जो मैंने ऐसे 250 और नो क्लार में दिए हैं? देखो आपको क्या करना है, सिंस यहाँ पे जो प्रोविजन है वो डायरेक्टली डिफरेंस है, तो आप सीधा लिख सकते हो कि इन द गिवन क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन है पूरा कॉपी पेस्ट मार दो रेलेवेंट लैंग्वेज। फिर आप सीधा लिखो कि जो आर का जो व्यू है कि जो ऐसे 250 है और जो नो क्लार है वो सेम है, दैट इज ए इनकरेक्ट व्यू। और जो उसके बाद आप जो आपके 4 डिफरेंस है, एंड देर आर डिफरेंसेज इन ऐसे 250 और नो क्लार। फिर आप 1 2 3 4 पॉइंट बता दो, क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट मारो, फिर आप डिफरेंसेज बता दो और आखिरी में लिख दो कि भैया उसका वापस से एक बार कंक्लूजन दे दो कि सी आर का जो व्यू है वो गलत है। तो यहाँ पे देखो क्या किया क्वेश्चन ने सेम वही किया, आंसर ने वही किया। सबसे पहले क्वेश्चन को वापस से कॉपी पेस्ट कर दिया, पढ़ लो एज इट इज। क्वेश्चन को वापस से कॉपी पेस्ट कर दिया और इस क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट करने में ही आपके आंसर शीट एक पेज भर जाएगा। अगर आप देखेंगे तो पूरा वापस से क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर दिया, ऐसे 250 का नाम और नंबर लिखा। और जो बुक के मैंने आपके 4 पॉइंट बता रखे हैं वो चारों पॉइंट आपके बुक के यहाँ एज इट इज़ आ गए। इसीलिए मैं कहता हूँ बेटा, मेरी किताब की मैंने लैंग्वेज भी आपके लिए चेंज नहीं की। वो इसलिए नहीं की क्योंकि आपके एग्जाम के आंसर तो यही है। अगर मैं लैंग्वेज चेंज कर देता और बाद में आप आंसर देखते, आप कहते हैं हमारा मेन बुक से मैच नहीं हो रहा। तो अगर आप देखेंगे, इसलिए मैं बोलता हूँ मेरी सीए फाइनल की बुक जो है वो इंडिया की बेस्ट बुक है, क्योंकि मैंने कोई 50 पेज में अपनी किताब को नहीं बनाया। तो अगर आप देखेंगे बेटा, तो ये जो 4 पॉइंट आपने यहाँ पे किए हैं ऐसे 250 वर्सेज नो क्लार, ये एज इट इज़ आईसीआई की लैंग्वेज है। हमने कुछ नहीं बदला, पूरा पढ़ा दिया आपको। यही आपको क्वेश्चन बैंक में देखने को मिलता है, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ, क्या जो भी स्टूडेंट ऐसे 250 करने के बाद ये क्वेश्चन एग्जाम में किया, तो ये आपको क्या ये क्वेश्चन दोबारा करने की रिक्वायरमेंट है? मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन आपको दोबारा देखने की रिक्वायरमेंट है। तो आप सेकंड रिवीजन के लिए इस क्वेश्चन को रिमूव कर सकते हैं ताकि आपका समय बचे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही डायरेक्ट था। बस आपको ये पता होना चाहिए अटेम्प्ट कैसे करना है। पहले पूरा क्वेश्चन कॉपी पेस्ट आएगा, ओपिनियन दे दो, चारों पॉइंट लिख दो, आखिरी लाइन में दोबारा से कंक्लूड करना चाहो, आपका चॉइस है। ये वाला जो क्वेश्चन है बेटा, नंदिनी लिमिटेड वाला, ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एमटीपी सीरीज 2 मई 24 में आया था और ये बहुत जल्दी देखना, आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन जो है ये 3 अलग अलग स्टैंडर्ड से मिलके बना है, एसए 250, एसए 570, एसए 705। तो ये वाला क्वेश्चन जो है ये मैं अभी आपको नहीं करवा पाऊंगा,
ये मैं आपको जब ये वाले स्टैंडर्ड भी मैं आपको क्लास में करवा दूंगा, उसके बाद इस वाले क्वेश्चन की वीडियो मैं आपको करवाऊंगा। तो मैं आपको आज ही बता देता हूँ, जब मैं 570 करवाऊंगा ना और 570 का क्वेश्चन बैंक करेंगे, तो अगर कोई बच्चा यूट्यूब पे क्वेश्चन बैंक की वीडियो देख रहा है तो 570 के क्वेश्चन बैंक की वीडियो में आपको ये वाला क्वेश्चन मिलेगा जिसमें 250 की लिंकिंग भी आएगी। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कंपनीज एक्ट की भी लिंकिंग आएगी, कारों की लिंकिंग भी आएगी, मान लो आपकी ऐसे 250 की लिंकिंग भी आएगी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखिए आप नवंबर 24 का एमटीपी का क्वेश्चन। श्री लिमिटेड, ए लिस्टेड कंपनी having registered office at Mumbai and engage in the manufacturing of various type of yarn to be supplied to the textile mill. The company has installed pollution control equipment for processing and pollutants so that before discharging the effluent outside. ठीक है, जिसने एक इक्विपमेंट लगा रखा है जो पोल्यूशन को फिल्टर करता है। The factory, the level of pollution is kept at level below the prescribed standard. The company managed to get the pollution clearance certificate by unfair means. While still there continue to be breach of pollution control law in matter of discharge the pollution effluents, the amount of rupees 18.75 lakh had been incurred for arranging clearance certificate and the amount incurred unlawful had been booked as pollution recycling expenditure. आपने जो रिश्वत दी वो एक तरह से आपने खर्चे में बुक कर दी। द मैटर हैड नॉट रीच्ड दोज इन गवर्नेंस, नॉट रीच्ड दोज इन गवर्नेंस, वहाँ तक नहीं पहुँचा। एंड द डायरेक्टर फाइनेंस हु इज़ ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, डायरेक्टर फाइनेंस है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, केम टू नो ऑफ दीज मैटर ऑन रिव्यू ऑफ मेजर एक्सपेंडिचर इंकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड। भाई डायरेक्टर फाइनेंस है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसको इसके बारे में पता चला। Comment the action response expected by the Director Finance CA Gopal referring to any applicable requirement or response for no clear under Code of Ethics। ये क्वेश्चन ना इतना अच्छा क्वेश्चन था और इसकी ऐसी तैसी हो गई। कैसे? ये क्वेश्चन ना यहाँ पे आईसीआई को ख़त्म कर देना चाहिए था कि भैया रिस्पॉन्स एक्सपेक्टेड फ्रॉम द डायरेक्टर फाइनेंस सीए गोपाल, बस यहाँ ख़त्म कर देना चाहिए था, या ज़्यादा से ज़्यादा रेफरिंग टू एनी एप्लीकेबल रिक्वायरमेंट। अब उसने साफ साफ लिख दिया ऑफ रिस्पॉन्स फॉर नो क्लार अंडर कोड ऑफ एथिक्स, तो आपने क्लियर ही कर दिया नो क्लार के अंदर आपको रिक्वायरमेंट बतानी है कि गोपाल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो नो क्लार तो भैया जो हमारा प्रोफेशनल अकाउंटेंट है उस पर लगेगा। तो इसने सिंपल बताया कि भैया एक लिस्टेड कंपनी है, पूरा केस वापस से उतार दिया, क्वेश्चन को वापस से कॉपी पेस्ट कर दिया। एक क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट करने वाली कला आपको सीखनी पड़ेगी। ठीक है, ये क्वेश्चन को क्या किया इसने, वापस से कॉपी पेस्ट कर दिया, सिचुएशन बता दी। फिर उसने बता दिया कि नो क्लार के अंदर जो है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि कोई भी नॉन कॉम्प्लाइंस हुआ है जिससे सब्सटेंशियल हार्म हो सकता है, तो मेरे को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बतानी पड़ेगी। तो इसने पॉइंट नंबर 4 पूरा एक्सप्लेन कर दिया जो आपकी किताब में पॉइंट नंबर 4 है। और जो मैंने आखिरी में आपको पॉइंट लिखवाए थे वो कि भैया पॉइंट नंबर 4 के बाद एक डायरेक्टर फाइनेंस क्या क्या एक्शन लेगा, क्या क्या पॉइंट देखेगा, ये था। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। मुझे बताओ इसका आंसर आपको समझ आया क्या? मैं बैटरी चेंज कर देता हूँ, जल्दी से बताइएगा प्लीज़। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, काफ़ी आसान क्वेश्चन था, लेकिन नो क्लार का सेपरेट क्वेश्चन था ये देखने के लिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो ये मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ, बट आप एक बार प्रैक्टिस करके रिमूव कर लेना। रिमूव मैं लिख देता हूँ, रिमूव इन सेकेंड रिवीजन। ठीक है बेटा, आगे आ जाओ। थर्ड क्वेश्चन पढ़ के बताओ कि आपको समझ आया। यू आर ऑडिटर ऑफ ए सोशल मीडिया कंपनी। ठीक है जी। ऑफ लेट गवर्नमेंट हैज टाइटन नोज एंड अराउंड कंपनीज ऑपरेटिंग इन द सेगमेंट बाय ब्रिंगिंग ए मेज ऑफ रेगुलेटरी लेजिस्लेशन टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ यूजर। ठीक है जी, सोशल मीडिया कंपनी पे कुछ रेगुलेशंस आ गए। हाउ यू कैन प्रोसीड टू वेरीफाई द कंपनी इज कंप्लाइंट विद न्यू रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। आप कैसे इसको चेक करोगे? बिसाइड्स व्हाट डज अबव सिचुएशन अंडरस्कोर टू यू एज एन ऑडिटर। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताओ। तो इसमें देखो आपको क्या क्या करना है मैं बता रहा हूँ। इसमें आप
ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू लॉ एंड रेगुलेशन बता देना, सारे रेगुलेशन का कंप्लाइंस करना है। साथ ही साथ आप इसमें यही बता देना कि कंपनी ने मल्टीपल कंट्रोल लगाए होंगे, तो आपको प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग लेनी होगी, कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग लेनी होगी। आईसीएआई ने, ये आईसीआई स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, आईसीआई ने स्टडी मटेरियल में प्रॉपर आंसर फ्रेम नहीं किया है, बट आपको जो हमारी बुक का क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो यहाँ पे आपको प्रॉपरली ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे एक्सप्लेन करनी पड़ेगी इस बेसिक लैंग्वेज के अलावा। यहाँ तो सिंपल ये बोला है कि भैया आप देखो कंपनी ने क्या प्रॉपर सिस्टम एंड प्रोसीजर लगा रखा है, उसके बाद आप इंक्वायरी वगैरह कर सकते हो, साथ ही साथ फ्रॉड रिस्क फैक्टर भी देख सकते हो, बट आपको ऐसे 250 का जो क्वेश्चन 1 का जो आंसर है वो यहाँ पे प्रॉपरली फ्रेम करके लिखना होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, डिस्कस वाई द पोटेंशियल इफेक्ट ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशन क्यों है। तो ये बिल्कुल ही डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, इनहेरेंट लिमिटेशन 3 पॉइंट किताब में वो एज इट इज आपको लिखने होंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सीए आनंद is the engagement partner for the audit assignment of NHT Limited engaged in manufacturing of iron and steel bars. The company has its plant in the state of Sikkim. While verifying the wages record of the company, CA Anand found that maximum of the labor employed in the plant of the company was child labor. He questioned the management of the company about the same, to which the management replied that looking into the compliance of such law is outside the scope of financial audit. कह रहा है भैया आप क्यों देख रहे हो लॉ एंड रेगुलेशन को, आपके फाइनेंशियल ऑडिट में ये सब कवर नहीं होता। गिव योर कमेंट विद रिस्पेक्ट टू सच सिचुएशन। काफ़ी अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, ऐसे 250 का क्वेश्चन है, आपने बताना पड़ेगा कि भैया ऐसे ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू बोथ टाइप ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन। फिर क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट कर देना और बता देना भैया जो मैनेजमेंट का कंटेंशन है वो गलत है, ऑडिटर को इस पर काम करना पड़ेगा। तो इसको एक बार सेल्फ रीड करना और उसके बाद रिमूव करना, ठीक है, ठीक है, क्लियर है जी। सेल्फ रीड करके रिमूव कर देना, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। मैं रीड कर दूं आंसर, जल्दी बताओ, मैं रीड करूं आंसर, कमेंट सेक्शन में बताओ फटाफट से। ये ऐसे 250 का नाम और नंबर आ गया कि ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर बता दिया ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डायरेक्ट इफेक्ट वाले लॉ के लिए क्या है, फिर आ गया अदर लॉ एंड रेगुलेशन जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हिट करते हैं, उसके बाद सीधा क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट करके कंक्लूजन आ गया। तो आपको क्वेश्चन में कितने पैराग्राफ बनाने हैं वो आपके दिमाग में पहले ही होना चाहिए भाई। एसे का नाम नंबर, फिर सीधा प्रोविज़न आ गया, फिर क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट मारो और फिर लिंक करके अपना कंक्लूजन फ्रेम करो। लो जी, मैं आखिरी पैरा रीड कर देता हूँ, बाकी तो प्रोविजन है। इन द इंस्टेंट केस मैक्सिमम ऑफ द लेबर एम्प्लॉय इन द प्लांट ऑफ द कंपनी वो चाइल्ड लेबर। व्हेन सीए आनंद क्वेश्चन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी अबाउट द सेम, द मैनेजमेंट रिप्लाई दैट लुकिंग इनटू द कंप्लायंस विद सच लॉ इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ फाइनेंस ऑडिट। क्वेश्चन कॉपी पेस्ट। Such reply by management is not acceptable as such situation may have a material effect on the financial statement. Therefore को अगले पैरा में लेके जाना। CA Anand should ensure as to whether any penal provision will be there for non-compliance of such law and regulation, and also whether same have been duly disclosed by the company. If CA Anand conclude that such non-compliance has a material effect on the financial statement, and the same have not been adequately reflected in the financial statement, he shall express an adverse or qualified opinion on the financial statement. आखिरी पैराग्राफ। अभी और आगे चलेंगे। तो ये तो बेटा जो मैंने क्वेश्चन करवाए हैं ना, ये वो क्वेश्चंस हैं जो अभी आपको हार्ड कॉपी क्वेश्चन बैंक मिला है उसमें कवर है। लेकिन अब मैंने आपके जो सितंबर 25 के जो क्वेश्चंस हैं, एक नई पीडीएफ बना दी, ये मैं आपके लिए टेलीग्राम पे डाल देता हूँ। इसके अंदर मैंने क्या क्या कवर कर दिया, जो मई 2025 की आईटीपी, एमटीपी और क्वेश्चन पेपर वो मैंने यहाँ कवर कर दिया है। तो ये वाली पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। ये हार्ड कॉपी क्वेश्चन बैंक में ये क्वेश्चन नहीं है। मज़े की बात ये सारे रिपीट क्वेश्चन है जो आपके हार्ड कॉपी में है, तो इसमें मतलब आपको प्रिंट आउट भी निकालने की ज़रूरत नहीं है। कोई नया क्वेश्चन मिलेगा तो निकालना। जैसे ये वाला क्वेश्चन 250 में एक क्वेश्चन आया है आपका मार्च 2025 की एमटीपी में। तो ये क्वेश्चन एक बार ज़रा रीड करो, क्वेश्चन एक बार रीड करो, खुद से रीड कीजिएगा प्लीज़। डुप्लीकेट क्वेश्चन है। आईसीआई ने पुराने क्वेश्चन में ही वहाँ पे 17-18 लाख रुपए का अमाउंट दिया था, यहाँ अमाउंट चेंज कर दिया। सेम क्वेश्चन जो अभी हमने कवर किया है वापस से आईसीआई ने वही क्वेश्चन आपको एमटीपी के अंदर कवर करके दे दिया। तो आप मुझे बताइएगा एसए 250 आपको कैसा लगा।
बस आज की क्लास में इतना ही। ए कैटेगरी के स्टैंडर्ड पे मेरा फोकस ज़्यादा है, तो फटाफट से बताइएगा आज का स्टैंडर्ड आपको कैसा लगा। राइटिंग प्रैक्टिस कर लेना एक दो क्वेश्चन की, ठीक है। जब आप हैंड रिटन नोट्स बनाओगे तो प्रोविज़न की राइटिंग प्रैक्टिस एक बार हो जाएगी, फिर एक आध क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस कर लेना और हो जाएगा आपका काम। सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नंबर 1 जो पहला क्वेश्चन है, और एक नो क्लार दूसरा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब अगर किसी बच्चे को कुछ मुझसे पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, लाइव स्टूडेंट।